राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एसएससी मेंस की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को पीवाईक्यूज़ बारी बारी से हर एक साल के पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आप सभी को एक बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रैंडमली अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब कोई सीरीज़ में ये करवाऊँ कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब कि थोड़ा सा उसको सही मान पाना, अगर मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर पाना भी सही नहीं होगा। इसलिए मैं इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल सकेगा। और उसी सीरीज़ का ये वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं सीजीएल टायर 2 में सीजीएल मेंस में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आया था ऑन द डेट ऑफ 6 मार्च 2022 उसके 20 क्वेश्चंस मैं लगाने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं हर एक ऑप्शंस को बारीकी से समझाऊंगा आपको, जिससे आपको एलिमिनेशन करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले चलेंगे अपने थीम पर, जो कि बोलता है कि प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर द की टू कंट्रोल द माइंड। क्योंकि माइंड ही सब कुछ करता धरता है पूरी बॉडी का, तो उसको नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, पहली है प्रैक्टिस, दूसरी है डिटैचमेंट। अगर इन दोनों पे आपने काबू कर लिया तो माइंड अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। और जैसा कि पुराने लोग बोलते थे कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, सेम कहावत है, सेम चीज़ हर जगह लागू होती है। ठीक है, तो इसी श्लोक के साथ जो है हम चलेंगे आगे अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि रहने वाला है आज के दिन का ये, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर डिवाइस टू वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग। या मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग। अब देखो, पहला क्वेश्चन डाउनलोडिंग के बारे में क्या बोलता है कि डाउनलोडिंग का मतलब क्या है कि आप वेब सर्वर से अपने यूज़र मशीन पे फाइल्स को कॉपी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस टू वेब सर्वर। अपलोडिंग का मतलब क्या है कि आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से वेब सर्वर पे डेटा कॉपी कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूज़र टू वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग के टाइम पे यूज़र के डिवाइस से वेब सर्वर पे डेटा जाता है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बोलता क्या है कि मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग। जब डाउनलोड करते हैं तो मेमोरी वेब सर्वर पे नहीं, अपने मोबाइल पे होनी चाहिए, तभी तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे कथन एक वर्ड की वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डाउनलोड और अपलोडिंग की, तो आपको पता है डाउनलोडिंग का मतलब क्या है कि ये मान लो सर्वर है, तो सर्वर से अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज डाउनलोडिंग। और वहीं अपलोड करते हैं ना, फोटोज अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस अपलोड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने डिवाइस से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप सर्वर पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अपलोडिंग। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग डेटा और फाइल फ्रॉम इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर। अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग डेटा और फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू समवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल नहीं है। डीवीडी, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क या डिस्क पैक। तो याद रखिएगा कि डीवीडी जिसका फुल फॉर्म क्या है, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क,
डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। कैसा? ऑप्टिकल, ना कि मैग्नेटिक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑप्टिकल और मैग्नेटिक स्टोरेज के तो कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ऑप्टिकल यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोरेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, ऑप्टिकल में आपकी आ जाएगी सीडी, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आ जाएगी आपकी। और एक और याद कर लो, ब्लू रेस डिस्क जो है वो भी ऑप्टिकल का ही एग्जाम्पल हो जाएगी। वहीं मैग्नेटिक की बात करूँ तो मैं तो हार्ड डिस्क आ जाएगा इसमें, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये तीन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये तीनों आप याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल बनता है तो। बाकी ये जो तीन एग्जाम्पल है ये भी आप याद कर लेंगे, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और डिस्क पैक, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों तीनों मैग्नेटिक स्टोरेज का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, डैश सर्वर एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट accessible to the software developer through the API defined by the platform itself। कौन सा सर्वर जो है अलाउ करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को उस प्लेटफॉर्म के जितने भी कंपोनेंट है उसका एक्सेस थ्रू API। तो कौन सा सर्वर होता है? क्या वो डेटाबेस होता है? नहीं, डेटाबेस में आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज या फिर जो अपने डेटा है उसके बारे में जान सकते हैं, मेल नहीं। FTP तो प्रोटोकॉल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, आपको समझना है कि सर्वर की बात की तो FTP क्या है? ये तो बेसिकली प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफर ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट की बात करता है, ट्रांसफर ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट। तो ये तो प्रोटोकॉल है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वर की बात की है। डेटाबेस सर्वर क्या है? वो बेसिकली आपका डेटाबेस को डिनोट करेगा, है ना, सारे कंपोनेंट थोड़ी दिखाएगा वो। मेल क्या है? मेल कोई सर्वर नहीं है। मेल सर्वर है, वो भी सिर्फ मैसेज को दिखाएगा। यहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को चाहिए, ठीक है, तो दैट विल बी एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, आगे आएंगे। A dash is a contagious program or code that attach itself to another piece of software and then reproduce itself when the software is run। कौन सा ऐसा malicious प्रोग्राम है या फिर contagious मतलब कि malicious, जो बुरा होता है, जो आपका भला नहीं चाहता, ठीक है, जो खुद को अटैच कर लेता है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी एप्लीकेशन के साथ, किसी भी फाइल के साथ, और फिर देन जैसे ही वो सॉफ्टवेयर रन होता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो ऐसे प्रोग्राम को, कोड को क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर, एडवेयर, वायरस या ट्रोजन। तो याद रखो, स्पाईवेयर वो एप्लीकेशन होता है जो आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखता है, ठीक है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये नजर रखता है कि आप सिस्टम में क्या कर रहे हैं। एडवेयर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ट्रोजन जो होता है वो एक तरह का डिस्गाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को ओरिजिनल जैसा बताता है, ठीक है, लेकिन ये भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। यहां पर रिप्रोड्यूस लिखा है, अपने आप को बढ़ाना, तो दैट विल बी द आंसर, वायरस। ठीक है, और वायरस जिस भी फाइल में, अगर मान लो फाइल में चिपक के आपके सिस्टम पे आ गया और आपने उसको ओपन कर लिया, रन कर लिया, जैसे ही वो एक्टिवेट हो गया वैसे ही वो बहुत सारी फाइल्स को कॉपी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। वायरस कैन बी डेंजरस फॉर दी सिस्टम, इसलिए हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे सिस्टम में क्या होता है? एक फायरवॉल होती है, और हम एंटीवायरस का भी इस्तेमाल करते हैं वायरस की प्रोटेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। और मैं अगर थोड़ी सी बात करूं, थोड़ी सी और बताऊं एक्स्ट्रा,
तो मैं थोड़ा सा एडवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऐड दिखाता है, डिस्प्लेइंग इंट्रूसिव ऐड। ठीक है, बॉट्स तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने आप चलते हैं फॉर वेरियस ऑनलाइन टास्क। और आपको पता है टेलीग्राम में क्विज करवाने के लिए जो है बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रूट किट क्या है? ये एक तरह का मालवेयर है जो कि रूट आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है उस पर कंट्रोल कर लेता है, उस पर पकड़ बना लेता है विथआउट बीइंग डिटेक्टेड। रैंसमवेयर नाम से समझ में आ रहा है कि रैंसम मतलब फिरौती। ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, खोल देता है, और फिर जब उसके पास आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपसे जो हैकर है वो रैंसम मांगता है, फिरौती मांगता है। स्पाईवेयर, अभी आपने देखा कि ये स्टेल्थी डेटा गैदरिंग सॉफ्टवेयर होता है जो आप पे नजर रखता है, बस और कुछ नहीं। ट्रोजन हॉर्स जो है वो डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर होता है जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और आपके सिस्टम में मतलब आप खुद ही इसको ओपन करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन आप ओरिजिनल मान के इसको क्या बोलते हैं ओपन करते हो, फिर वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। वायरस मैंने बताया ये किसी भी फाइल और फोल्डर से चिपक के आपके सिस्टम पहुंच जाता है, जैसे आप उसको ओपन करते हो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, बट वायरस और वर्म में फर्क ये है कि वायरस जो है आपके डेटा को कॉपी कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। वहीं जो वर्म होते हैं ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होते हैं, बट ये आपके सिस्टम को कभी भी डैमेज नहीं करते, मतलब कि उस तरह से एडिट और डिलीट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को हैंग करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। ठीक है, वहीं बॉटनेट की बात करूं तो बहुत सारे बॉट मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, उस नेटवर्क को पूरे को बॉटनेट बोलते हैं जो कि वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि कोई जैसे मैं बताया ना कि हर चीज़ का भाई कोई प्रो है कोई कॉन्स है। सेम चीज़ को अगर बॉटनेट जैसे बॉट्स हैं उसको टेलीग्राम पे क्विज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सेम चीज़ को बॉट को आपके सिस्टम के डेटा खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो है ना, तो इट डिपेंड्स। आगे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन ऑफ MS Excel 2010। तो MS Excel में जो मैच फंक्शन है उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पी पढ़ते हैं। इट सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब क्या है कि मान लो इस पूरे कॉलम की हम बात कर रहे हैं या फिर इस पूरी रो की बात कर रहे हैं या फिर इस सारे की बात कर रहे हैं, तो इसको हम रेंज ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड आइटम्स को सर्च करने के लिए यूज में आता है। तो ये पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द मैच फंक्शन सिंटेक्स इज मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है, ये इसका सिंटेक्स है। आपको पता है हमेशा जो है मैच कोई भी फॉर्मूला हो इक्वल टू से स्टार्ट होगा, उसके बाद मैच जो नाम है उसके बाद आपका आता है लुकअप वैल्यू, है ना, किस वैल्यू को आपको सर्च करना है। ठीक है, और किस एरे में आपको सर्च करना है, कौन सा रेंज है वो रेंज लिखोगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे मैच टाइप लिखते हो। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है मैच फंक्शन का। ठीक है, तो ये सही है। ऑल द आर्ग्यूमेंट इन अ मैच फंक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो यही ऑल द आर्ग्यूमेंट यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे जो तीन चीज़ें पूछी गई हैं तीनों की तीनों फिल करो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पी और ऑप्शन नंबर क्यू जो है वो सही हो जाएंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सर्च करना है, तो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, आपने लिखा वैल्यू कोकम्बर है इक्वल्स टू मैच D6। D6 का मतलब कौन सा है? ये वाली वैल्यू आपको मैच करनी है। ककम्बर जो है सर्च करना है आपको B6
B6 से B11 तक, B6 से B11 तक मतलब कि ये B6 हो गया और ये B11 हो गया। तो इसके बीच की वैल्यूज आपको सर्च करनी है और कोकम्बर को मैच करना है, ठीक है, और रिटर्न करना है, बताना है क्या जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और अगर उसको मिल जाएगा तो वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और याद रखना है हमेशा एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होंगे, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, अब आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स specified how data is exchanged over the internet and how it should be broken into IP packets। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि डेटा किस तरह से इंटरनेट पे एक्सचेंज होना चाहिए और किस तरह से जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। क्या वो HTTP है या SMTP है या TCP है या PPP है। तो आपको पता है HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? वेब ब्राउजिंग के लिए। SMTP हो गया, IMAP हो गया, POP हो गया, ये सब क्या है? ये ईमेल को सेंड और रिसीव करने के प्रोटोकॉल्स हैं, ईमेल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जो TCP आपका है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है, यही बताता है कि डेटा किस तरह से इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर होगा और किस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज, उसके अलावा हम धीरे धीरे करके सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है आपका HTTPS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर। ये क्या करता है? इट एनेबल्स द फाउंडेशन ऑफ वेब ब्राउजिंग, एनेबलिंग वेबसाइट एक्सेस एंड सिक्योर डेटा ट्रांसफर। कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो आप जो है HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अच्छा, किस पोर्ट नंबर से HTTPS लिंक करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो पोर्ट नंबर भी आपको साथ साथ याद कर लो। तो पोर्ट नंबर 443 जो है वो HTTPS के लिए होता है। FTP जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर है 20 या फिर 21, ठीक है। ये फाइल ट्रांसफर ओवर इंटरनेट इसको डिनोट करता है। वहीं टेलनेट की बात करूं तो इसका पोर्ट नंबर भी याद कर लो, पोर्ट नंबर है इसका 23। इट ऑफर्स रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स, ठीक है, कि आप कहीं भी बैठ के अपना सिस्टम जो है लॉग इन कर सकते हैं। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये टेलनेट प्रोवाइड करवाता है। DNS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। क्या? डोमेन नेम सर्वर। इट एक्ट एज द इंटरनेट फोन बुक, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस। आपको पता है जो डोमेन नेम होते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली नेम होते हैं, जैसे google.com, पर हर एक डोमेन जो है एक IP एड्रेस से लिंक होता है। वो कौन करवाता है? वो डोमेन नेम सर्वर करवाता है। और इसका पोर्ट क्या है? इसका पोर्ट नंबर है 53, ये भी याद कर लो। DHCP जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, लिख देता हूं मैं यहां पे, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये डायनेमिकली तुरंत के तुरंत जो है होस्ट को IP एड्रेस असाइन करता है। जितने भी यूजर हैं वो जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ते हैं उनको तुरंत एक IP एड्रेस डिनोट करता है। कौन? DHCP प्रोटोकॉल। और इसका पोर्ट नंबर कौन सा है? 67 68, ये याद कर लो। पोर्ट नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे आते हैं तो हम बात करेंगे SMTP की। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये लिंक है आपका पोर्ट नंबर 25 से, ठीक है। ये ईमेल डिलीवरी करने में हेल्प करता है, मेल को भेजने में हेल्प करता है। वहीं POP जो है जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये 3 का मतलब क्या है? वर्जन 3 है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
ये मैसेज को रिसीव करने में, ईमेल को रिसीव करने में हेल्प करता है, और ये जुड़ा हुआ है 110 पोर्ट से। IMAP की बात करें तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चाहे मैं बात करूं SMTP की, चाहे POP की बात करूं, चाहे SMTP की बात करूं, चाहे IMAP की बात करूं, ये तीनों की तीनों जो है ईमेल को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करते हैं, और ये जुड़ा हुआ है पोर्ट नंबर 143 से। वहीं TCP और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं ये UDP जो बात करूं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये इंटरनेट कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं, सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने में हेल्प करते हैं। और इनके बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं नेट पे, ओवर नेटवर्क, ठीक है, अब जो डेटा ट्रांसफर करते हैं उसमें TCP और IP बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। UDP भी यूज़ होता है, बस वही है कि फ़र्क है, इनकी वर्किंग में फ़र्क है, पर कॉमनली जो यूज़ होता है वो TCP IP होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन जो है डेटा ट्रांसमिशन या पैकेट्स में ब्रेक करना या फिर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट की बात करेगा, तब आप TCP IP प्रोटोकॉल का नाम लेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अच्छे से इसको आराम से बैठ के रीड कर लेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। Which of the following buttons are present in Quick Access Toolbar by default in MS Word 2010? ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफॉल्ट कौन सी बटनें होती हैं? 3 बटन होती हैं, सेव, अंडू और रीडू। सेव, अंडू और रीडू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सेव बटन है, ये दूसरे नंबर वाली आपकी अंडू है, और तीसरे नंबर वाली आपके रीडो है। और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि भाई हम इसमें और भी बटन ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 3 है। ये 3 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। कैसी होती हैं? बाय डिफ़ॉल्ट। और इसको ही बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ओके, याद रहेगा। ये 3 बटन आपको याद होनी है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कितना घुमाता है। अंडू रीडो ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कट भी दे दिया, यहाँ पे नेम दे दिया, तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि सेव, अंडू और रीडो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे आएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। अगर मुझे विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो मैं कौन सा शॉर्टकट यूज करूंगा? विंडो की प्लस R। अच्छा, विंडो की आपने देखी है कि नहीं देखी है? ऐसे करके बनी होती है, देखिए, तो ये आपकी विंडो की है, ओके, ये आपकी विंडो की है। तो विंडो की के साथ अगर R दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा? ये खुल जाएगा रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। विंडो की के साथ अगर W दबाएंगे तो ये जो अभी विंडो 11 चल रही है उसमें ये न्यूज़ वगैरह खोल देती है, ओपन न्यूज़ एंड जो इंटरेस्ट फीड होता है उसको खोल देती है इन विंडो 11 की भी लिख ली हो। विंडो X अगर दबाएंगे तो ये क्या करती है? ये क्विक लिंक मेन्यू खोल देती है, क्विक लिंक मेन्यू। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, तो ऑप्शन कौन सा बचा? लास्ट ऑप्शन। विंडो प्लस E दबाएंगे आप तो आपका विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और कुछ याद करना है, विंडो के साथ कौन कौन से शॉर्टकट है। जैसे विंडो प्लस D अगर दबाएंगे तो आपका हाइड एंड शो डेस्कटॉप ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। विंडो प्लस E अभी हम देख लिया, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। विंडो प्लस L करेंगे तो लॉक हो जाएगा आपका पीसी। विंडो प्लस R करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स, जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। विंडो प्लस टैब से आप ओपन टास्क व्यू खोल सकते हैं। और I दबाएंगे तो सेटिंग खुल जाएगी, S दबाएंगे तो सर्च ऑप्शन खुल जाएगा। विंडो प्लस X दबाएंगे तो क्विक लिंक मेन्यू खुल जाएगा, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस D दबाएंगे अगर तो न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप आपका ओपन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा।
विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे तो करंट वर्चुअल डेस्कटॉप जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस S दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। और विंडोज़ प्लस डॉट है, ये डॉट लिख लो इसको, डॉट, अगर विंडोज़ प्लस डॉट दबाएंगे तो इमोजी पैनल जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M दबाएंगे तो रिस्टोर हो जाएगी मिनिमाइज्ड विंडोज़। ठीक है, और विंडो प्लस M दबाएंगे तो सारी विंडोज़ जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी विंडो की से रिलेटेड शॉर्टकट्स हैं। विंडोज़ की शॉर्टकट ये याद कर लो आप, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। विंडो की कौन सी है, याद आ गई ना, मैंने अभी आपको बताई, ये वाली जो है ये विंडो की होती है। जस्ट आपको ऑल्ट जो की है और क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन की होती है उसके बीच में देखने को मिलती है आपको ये विंडो। ठीक है, ये विंडो के बाद ऑल्ट आ जाएगा, फिर स्पेस बार आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, इन जीमेल what do you use when you receive a mail and want to send mail in response of the same mail and to the original sender only, only लिखा हुआ है। मान लो आपके पास एक मेल आता है आपके जीमेल पे, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उस मेल का मैं रिप्लाई कर दूं और जिसने मुझे भेजा है, जो ओरिजिनल मैसेज जिसने भेजा है उसी को रिप्लाई करूं, तो मैं कौन सा ऑप्शन पे जाऊंगा? क्या मैं रिप्लाई ऑल पे जाऊंगा, क्या मैं रिप्लाई पे जाऊंगा, क्या मैं रिप्लाई और फॉरवर्ड दोनों को करूंगा, या मैं फॉरवर्ड करूंगा? ठीक है, अब देखो, अगर मैं फॉरवर्ड करता हूं, फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि मैं जो मैसेज है वो किसी और को भेज सकता हूं एज इट इज, इसलिए मैं फॉरवर्ड यूज करता हूं। अब फॉरवर्ड आपने व्हाट्सएप वगैरह में भी यूज किया कि नहीं किया? कोई भी मैसेज को आप फॉरवर्ड कर देते हैं किसी दूसरे को, मतलब क्या है कि वो सेम मैसेज जो है दूसरे को आपने भेज दिया एज इट इज। रिप्लाई एंड फॉरवर्ड से पहले मैं आपको रिप्लाई ऑल और रिप्लाई समझा देता हूँ। रिप्लाई का मतलब क्या है? रिप्लाई का मतलब ये है कि जिसने भेजा है मैसेज, जो ओरिजिनल सेंडर है, उसने अगर हेलो लिखा है, उसी को आप हाय लिखना चाह रहे हैं, है ना, तो रिप्लाई के थ्रू जो है आप हाय उसी को भेज सकते हैं जिसने ओरिजिनली भेजा है। रिप्लाई ऑल करेंगे तो मतलब कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो और दोस्त हैं, उनको भी हाय पहुंच जाएगा। ये रिप्लाई ऑल करने से हो जाएगा। पर यहां पे क्या बोला है कि आपको ओरिजिनल सेंडर को ही सिर्फ भेजना है, तो आप रिप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके। और बाकी तो ऑप्शंस आपको याद हो ही चुके होंगे आई होप, है ना। फॉरवर्ड का तो मैंने बता ही दिया, फॉरवर्ड का तो सिंपल सा है ना। आपने व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे, आपने बहुत बार फॉरवर्ड मैसेज किया होगा, तो उसको समझ में आता है कि एक मैसेज को आपको दूसरे को भेजना है, पर मैसेज सेम का सेम रहना चाहिए, तो ऊपर वो लिखा भी आता है फॉरवर्ड। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट opens the properties for the selected items on Windows 10 होम स्क्रीन। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई एक फोल्डर बना हुआ है मेरे डेस्कटॉप पे, उसका फोल्डर का नाम है माई एल्बम। अब मुझे इस फोल्डर की, यहाँ फोल्डर का कुछ बना होता है शॉर्टकट, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, अब मुझे फोल्डर की जो है प्रॉपर्टीज ओपन करनी है इसी फोल्डर की, मतलब बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, मान लो ये एल्बम 1, एल्बम 2, ऐसे बने हुए हैं 2-3 फोल्डर, लेकिन मुझे सिर्फ माई एल्बम फोल्डर की ही प्रॉपर्टीज मुझे चेक करनी है। तो मैं कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं ऑल्ट शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, क्या मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, या मैं ऑल्ट एंटर करूंगा, या कंट्रोल एंटर? तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज ऑल्ट प्लस एंटर। ठीक है, और जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा होगा आप उसी की प्रॉपर्टीज जो है चेक कर सकते हैं बाय ऑल्ट प्लस एंटर। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन शॉर्टकट्स हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे मेन्यू देखना है तो मैं दबाऊंगा ऑल्ट प्लस वी।
अगर मुझे सारे टेक्स्ट को पूरे पैराग्राफ जितना भी है पूरे पन्ने में उसको सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल+A करूंगा, A फॉर ऑल। कॉपी करना है तो कंट्रोल+C, C फॉर कॉपी। फाइंड करना है, किसी टेक्स्ट को ढूंढना है, एक पैराग्राफ में किसी शब्द को ढूंढना है तो मैं कंट्रोल+F करूंगा, F से मतलब फाइंड। फाइंड एंड रिप्लेस करना है, मुझे एक शब्द को ढूंढना है उसको रिप्लेस भी करना है दूसरे शब्द से तो मैं कंट्रोल+H करूंगा। जब मैं कंट्रोल+H करूंगा तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं वो शब्द डाल सकता हूं जिसको फाइंड करना है और फिर मैं रिप्लेस वाला शब्द भी डाल सकता हूं जिससे मुझे उसको रिप्लेस करना है। अगर मुझे नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो मैं कंट्रोल+N दबाऊंगा। अगर मुझे कोई फाइल खोलनी है, ओपन करनी है तो कंट्रोल+O, O फॉर ओपन। प्रिंट ऑप्शंस पे जाना है, मुझे प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे ओपन करना है तो कंट्रोल+P। सेव करनी है किसी फाइल को तो कंट्रोल+S। पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। कट करना है तो कंट्रोल+X। और रीडो करना है, रीडो और अंडू का याद रखना है। रीडो के लिए है आपका कंट्रोल+Y और अंडू के लिए है कंट्रोल+Z। ये चीज आपको याद रखनी है, रीडो के लिए कंट्रोल+Y, अंडू के लिए कंट्रोल+Z। याद रख लो, जैसे R के बाद U आता है ना, वैसे ही Y के बाद Z आता है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रहेगा? ओके, आगे आते हैं। Which of the following shortcut key is used to quickly create a new blank workbook in MS Excel 2010? अब मुझे न्यू ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? मतलब वही सेम शॉर्टकट है जो आप न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कंट्रोल+N। ठीक है, अगर कंट्रोल+W करते हैं तो आपकी जो वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी, क्लोज वर्कबुक। ठीक है, अगर मुझे ओपन करनी है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल+O, O फॉर ओपन। अगर मुझे नई वर्कशीट चाहिए, वर्कबुक नहीं वर्कशीट चाहिए, वर्कबुक क्या है, वर्कबुक बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर बनती है, लेकिन मुझे अगर सिंगल पेज सिंगल वर्कशीट क्रिएट करनी है तो मैं दबाऊंगा Shift+F11। जैसे ही दबाऊंगा वैसे ही न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर मान लो मुझे वर्कशीट के बीच में स्विच करना है, मुझे शीट 1 पे नहीं शीट 3 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल+Tab। कंट्रोल+Tab दबाने से मैं स्विच कर सकता हूं वर्कशीट के बीच में। ठीक है, अगर मुझे मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है वर्कबुक को तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल+F9 और कंट्रोल+F10। F9 से आपकी वर्कबुक जो है मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैक्सिमाइज करनी है तो F10 दबाऊंगा कंट्रोल के साथ, ये मैक्सिमाइज कर देगा। ओके, तो ये कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए वर्कबुक से रिलेटेड, है ना, जिनके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, आगे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? क्योंकि हम कैशे मेमोरी को बार बार कर चुके हैं तो मैं आपको ज़्यादा इसके ब्रीफ में बताने की कोशिश नहीं करूंगा, हम फटाफट से जो है एलिमिनेट कर देंगे कौन सा चीज़ गलत है। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही है। इट स्टोर्स डेटा इन टेम्परली यूज्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, ये चीज़ गलत है भैया, स्लोअर नहीं होती, ये सेकंड फास्टेस्ट होती है, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है ये। पहली कौन सी है? पहली आपकी रजिस्टर, तो ये मेन मेमोरी से तेज होती ही होती है। ठीक है, अब कैशे मेमोरी के बारे में क्या क्या पढ़ा था फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट आप सारे पॉइंट्स जो है दिमाग में रिवाइज कर लो जिससे आपको भूलने में दिक्कत ना हो। पहला है ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है
किसके बीच में? बिटवीन CPU एंड रैम, ठीक है। और ये टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टोर करती है, स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। और इससे क्या है, इस कंप्यूटर की CPU की स्पीड बढ़ जाती है और उससे क्या है होता है, उससे रिड्यूस होता है आपका एक्सेस टाइम, रिड्यूस एक्सेस टाइम। कितने लेवल की होती है ये? 3 लेवल की होती है, 3 लेवल में देखी जाती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एग्जाम्पल आप मुझे बता दो, तो एग्जाम्पल जो अभी आप ज़्यादातर कंप्यूटर किसके बन रहे हैं, PC जो बन रहे हैं, लैपटॉप जो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं इंटेल कोर i7 के। इंटेल कोर i7 जो है कैशे, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर एक और कैशे का नाम याद कर लो, AMD राइजन, जो मैंने आपको बार बार याद कराया है, ये भी एक कैशे का एग्जाम्पल है। तो ये 2 आपके कैशे के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फटाफट आपको याद रखना है। आगे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड। जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ, किस रजिस्टर में स्टोर होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो आपको पता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सिर्फ एड्रेस स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। तो यहीं पे जो है लास्ट इंस्ट्रक्शन भी पाया जाएगा। और बाकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बाकी जो रजिस्टर्स हैं उनके बारे में जानने के लिए ये टेबल आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जो है सिंबल भी दे रखा है। DR किसके लिए यूज़ करते हैं? DR हम यूज़ करते हैं डेटा रजिस्टर्स के लिए। ये मेमोरी ऑपरेंड्स को होल्ड करता है। AR या फिर MAR लिख लो आप, या फिर MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी को। MAC या फिर MAC, मेमोरी एक्यूमुलेटर, ये प्रोसेसर को रजिस्टर करता है। IR जिसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन के कोड को होल्ड करता है, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट कौन सा भी हो। प्रोग्राम काउंटर जिसको हम PC बोलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन कौन स्टोर करता है? वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, लेकिन उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है? वो प्रोग्राम काउंटर करता है। टेम्परेरी रजिस्टर जो है वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। INPR जिसको हम इनपुट रजिस्टर बोलते हैं, ये इनपुट कैरेक्टर जो आपने कीबोर्ड से भेजे हैं उसको होल्ड करता है। वहीं OUTR जो है, आउटपुट रजिस्टर जो है, वो आउटपुट कैरेक्टर को होल्ड करता है। तो ये वेरी कॉमन रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वेरी कॉमन्स हैं और इनके बारे में क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं, जिसमें से ये जो 4 हैं, स्टार मार्क कर लो, एक ये वाला, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, और एक आ गया MAR, एक और मिसिंग है इसमें से, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये 3 जो हैं आपको याद करने हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, याद रहेगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। निम्नलिखित में से किसको हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं? डिस्क एरे, SSD, पेन ड्राइव या HDD। तो किसको हम फ्लैश ड्राइव के नाम जानते हैं? पेन ड्राइव को। क्यों? क्योंकि भैया इसको लेके तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ये पोर्टेबल होती है, साथ साथ इससे तुम आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो तुमने कोई तुमने अपने दोस्त, तुम एक ट्रिप पे गए मान लो, ठीक है, अब तुम्हारे दोस्त ने फ़ोटो खींची अपने मोबाइल से, तुमको वो फ़ोटो चाहिए, तो उसने फ़ोटो अपने लैपटॉप में डाली, तुम पेन ड्राइव लेके गए, उसने पेन ड्राइव में कॉपी की और तुम वो कॉपी पेन ड्राइव आराम से घर लेके आ गया, अपने सिस्टम में डाल दी। तो ये ईजिली ट्रांसफ़र कर सकती है डेटा को और पोर्टेबल होती है, इसलिए इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। याद रहेगा? ओके, आगे आते हैं। अ डैश कैन नाइदर बी मालवेयर, can either be malware or hardware. The main purpose of this malware is to record the keys pressed by the user on keyboard. कीबोर्ड पे आप कौन कौन सी बटने को प्रेस करते हैं उसको कौन सा एप्लीकेशन रिकॉर्ड कर लेता है, और
मान लो ये दिक्कत कब देता है, दिक्कत तब देता है जब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रेस करते हो। मान लो आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी और कुछ बिल आया, आप उसको ऑनलाइन पे कर रहे हो, तो आपने कीबोर्ड पे अपने एटीएम की पिन टाइप करी और वो इस तरह रिकॉर्ड कर ली, तो वो आपके दिक्कत का सबक बन सकता है। तो ऐसे मालवेयर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं की लॉगर्स, जो आपकी दबाई हुई कीज को रिकॉर्ड करता है। याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। कैसे करता है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दिखा देता हूँ, एक बार वर्किंग दिखा देता हूँ। तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसकी वर्किंग है। सबसे पहले मालवेयर इज एक्सीडेंटली डाउनलोडेड। मान लो कि गलती से जो है आपने वो डाउनलोड कर लिया की लॉगर को, किसको, की लॉगर को, या फिर ये आप डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया तो उससे में जो है की लॉगर चिपका हुआ आ गया, और जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल किया अपने आप से वो भी इंस्टॉल हो गया। और फिर देख रहे हैं आपने आपकी जो कीबोर्ड है उस पर उसने नज़र रखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। जो जो आप दबा रहे हैं वैसे वैसा वो जो है वो समझ रहा है। मान लो कि आपकी एटीएम की पिन थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपने दबाई, उसने समझ ली। अगली बार जो है उसको जो जो हैकर जिसने ये की लॉगर बनाया है उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन चलेगी, तो वो आपके एटीएम पिन से आपके सारे पैसे निकाल सकता है, आपको बिना पता चले। तो इस तरह से जो है की लॉगर्स आपके सिस्टम में पहुंचते हैं और आपका जो है सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो नोटिस कर लेते हैं, ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं। आगे आते हैं। A dash is a networking device that filters network traffic while connecting multiple computers or communicating device। कौन सा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है और साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है? तो दैट इज द स्विच। क्या है? स्विच। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाइज करता है, मतलब कमज़ोर आ रही है तो बीच में रिपीटर लगा दिया तो वो और डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। राउटर क्या करता है? ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है आपस में, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, तो इन दोनों को आपस में जो है जोड़ देगा राउटर, ठीक है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, धीरे धीरे सबकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे रिपीटर, रिपीटर पहली बात एक 2 पोर्ट नेटवर्क डिवाइस होता है। कैसा? 2 पोर्ट दैट regenerates the signal over a network before it becomes weak or get damaged, ठीक है। जैसे ही नेटवर्क डैमेज वीक हो रहा है वैसे ही उसको रीजनरेट कर देता है, मतलब कि एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आनी है। नेटवर्क हब क्या करता है? ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है जो मल्टीपल वायर्स को कनेक्ट करता है डिफरेंट ब्रांचेस से। इसका काम भी सेम ही होता है जैसा रिपीटर का होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज 2 नेटवर्क को 2 सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। और जैसे नॉर्मल ब्रिज क्या होता है? नॉर्मल ब्रिज आपने देखा होगा कि मान लो एक ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है, इसके बीच में ब्रिज होता है। उसका मतलब क्या है? वो जोड़ देता है दो क्लिफ को और दिखाता है कि ये पूरा जो है एरिया एक ही है। सेम जो है नेटवर्क के केस में ब्रिज का काम है। 2 नेटवर्क है, मान लो 2 छोटे छोटे नेटवर्क, एक नेटवर्क 1 एक नेटवर्क 2, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा और ऐसा होल दिखाएगा। ये ब्रिज का काम है। स्विच का काम क्या है? स्विच एक मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है जो नेटवर्क की एफिशिएंसी को एनहांस करता है, ठीक है। ये चीज आनी है। मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। गेटवे क्या है? गेटवे एक पैसेज होता है बिटवीन 2 नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है। वहीं एक्सेस पॉइंट, जिसको हम एपीबी बोलते हैं, ये एक तरह का वायरलेस अप्लायंस होता है दैट ऑपरेट्स ऑन ओएसआई मॉडल सेकेंड लेयर, ठीक है। और इसको 2 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 2 तरीके क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको अभी सिर्फ जो है डेफिनेशन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके, सारे के सारे। इनके अलावा एक हब होता है, हब तो देख लिया हमने, ठीक है। और क्या होता है? हाँ, स्विच जो है वो मैक एड्रेस पे काम करता है। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। आगे आते हैं।
17th क्वेश्चन पूछता है अ डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कौन सा एक रीडिंग डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, नॉट लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेटर बाय लेटर। क्या वो ट्रैक बॉल है? क्या वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, OCR है? क्या वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कार्ड रीडर है, MICR है, या डिजिटाइजर है? तो ये है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ देखो कैरेक्टर दिख रहा है, कैरेक्टर से आप ऐप से आराम से दिमाग लगा सकते थे हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे पासपोर्ट रीडर नहीं होते, वो क्या है, वो बेसिकली OCR का ही एग्जाम्पल है, पासपोर्ट रीडर। अच्छा, तो फिर MICR का क्या एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो है वो मैग्नेटिक इंक को रीड करता है। जैसे कि आपके जो बैंक जो चेक होते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं और उनको रीड करने के लिए हम MICR का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और पता होना चाहिए, जैसे कि BCR, बार कोड रीडर, ये कहाँ हेल्प आता है? आप कभी विशाल, मेगा मार्ट, वी मार्ट, ये सब जो ट्रेंड्स वगैरह गए हैं ना, सुपर मार्केट गए हैं आप, तो सुपर मार्केट में जो बार कोड रीड करते हैं मशीन जो है वो BCR ही होती है, सुपर मार्केट बार कोड रीडर। ठीक है, एक होता है MSR या फिर MCR, बोल दो उसको, MSR या फिर MCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ये कहाँ यूज होता है? तो ये ATM की जो स्वाइपिंग मशीन होती है उसमें यूज होता है, ATM स्वाइप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, कभी भी फ्यूचर में पूछ सकता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये OMR तो पता ही होगा आपको, है ना, जो पेपर वगैरह में रीड करने में हेल्प करता है जो मशीन। ठीक है, आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU के रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर A बोलता है कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेज ऑपरेशन सीक्वेंसेस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम ही यही है कि वो बताए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन से दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा, कौन से तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। ये कंट्रोल यूनिट का काम है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो स्टोर करना जो है वो ALU का काम नहीं है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ALU इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बिल्कुल सही बात है, इसको याद कर लो, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, मैथमेटिकल ब्रेन जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये जैसा कि मैंने अभी बताया, कंट्रोल यूनिट का ये काम है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा काम पहले किया जाएगा, कौन सा काम बाद में किया जाएगा, किसके बाद कौन सा होगा, ये सारा का सारा जो है कम्युनिकेशन को जो मैनेज करना है वो कंट्रोल यूनिट का काम है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, CPU के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। CPU के 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला है आपका ALU जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है आपका CU कंट्रोल यूनिट, तीसरा है आपका मेमोरी। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को हैंडल करता है। इट हैंडल्स कैलकुलेशन, जैसे कि 1 + 3 करना है या 1 × 3 करना है या फिर A > B है कि नहीं ये पता लगाना है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस को भी यही एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट्स लॉजिकल डिसीजंस। ठीक है, तो जितने भी अरिथमेटिक
और कैलकुलेटिव लॉजिकल जो कैलकुलेशंस हैं वो सारा का सारा ALU हैंडल करता है, इसलिए इसको मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ CPU बोलते हैं या कंप्यूटर बोलते हैं, मैथमेटिकल ब्रेन। समझ में आ गया। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि मैंने बताया ये कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, मैनेजेस कम्युनिकेशंस। और एक साइकिल है जिसका नाम आपको याद रखना है, वो साइकिल का नाम है फेच डिकोड एग्जीक्यूट, डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इस साइकिल को कंट्रोल करता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, फेच का मतलब क्या है कि इनपुट लेना, फिर इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में डिकोड करना और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, फिर वापस सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन लेना, फिर उसको डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना। ये साइकिल को पूरा कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो सारा का सारा कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी की बात करें तो सिंपल से समझ दो कि मेमोरी जो है स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए काम में आती है। तो CPU के मेजर 3 कंपोनेंट हैं, ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। इनकी फुल फॉर्म, इनकी डेफिनेशंस, इनके बारे में सबके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, सबके ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज MS Word 365 डॉक्यूमेंट्स। तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो MS Word के डॉक्यूमेंट को क्लोज करने में, बंद करने में हेल्प करता है? शिफ्ट प्लस F5, ऑल्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस F3 या ऑल्ट प्लस F3। तो याद रखना ऑल्ट प्लस F4 जो है वो किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने में हेल्प करता है। वैसे ही कुछ और आपको शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल प्लस N क्या करता है, कंट्रोल प्लस O क्या करता है, कंट्रोल प्लस S क्या करता है, कंट्रोल प्लस P क्या करता है, कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस V। इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और हम देख लेंगे आगे पेज में। तो बताओ मुझे कंट्रोल N से क्या होगा। तो कंट्रोल N से आपको पता है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल O से कोई भी हम डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल S से S फॉर सेव, सेव करने का काम आएगा। P से हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स या प्रिंट ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, C से कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट को, V से पेस्ट कर सकते हो टेक्स्ट को। अच्छा और बता दो मुझे, V हो गया, पेस्ट हो गया, कंट्रोल X का बता दो, कंट्रोल X, कंट्रोल Z का बता दो, उससे पहले कंट्रोल Y का भी लिख लो यहीं पे, है ना, कंट्रोल A लिख लो, कंट्रोल B लिख लो, कंट्रोल I लिख लो, कंट्रोल U लिख लो, कंट्रोल F लिख लो। सब मुझे बताओ। तो कंट्रोल X से आप क्या कर सकते हैं, कट ऑप्शंस, कंट्रोल X। Z से अंडू, है ना, Y से रीडू, ये मैंने आपको बताया था, ये याद रखना है। A से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो टेक्स्ट को, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। B से आप बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को। I से आप इटैलिक कर सकते हो। U से आप अंडरलाइन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन। और F से आप फाइंड कर सकते हो टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये बेसिक सारे कॉमन पूछे जाने वाले शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में बार बार SSC जो है सवाल पूछता ही पूछता है, और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। आगे आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना। अ डैशबोर्ड ट्रांसमिट 1 bit of byte at a time as a single stream of bits. It is meant for transferring slow data over long distance. तो कौन सा पोर्ट जो है वो डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है? क्या वो सीरियल पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल है, डिस्प्ले है और पैरेलल है? तो पैरेलल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पैरेलल पोर्ट को ही हम प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा होता है। एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ वो डायग्राम। तो ये देखो, तो ये देख रहे हैं प्रिंटर पोर्ट, यही आपका पैरेलल पोर्ट है।
ये VGA पोर्ट है जो 3 लाइन होता है और 15 पिन पोर्ट होता है। ये आपका गेम पोर्ट है जो 2 लाइन होता है और इसमें जॉयस्टिक वगैरह कनेक्ट करते हैं। ये आपकी USB पोर्ट है जिसमें माइक, कीबोर्ड, माउस वगैरह कनेक्ट करते हैं। ये आपका सीरियल पोर्ट है जिसमें आप डायल अप मॉडेम को कनेक्ट करते हैं और यही आपका डेटा ट्रांसफ़र करवाता है। याद रखेंगे इसको, इसी पोर्ट के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, 1 बिट एट अ टाइम। याद रखना कितना, 1 बिट एट अ टाइम। तो सीरियल पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है बिट जो है 2 होती हैं, एक 0 होती है, एक 1 होती है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में ही जो है कंप्यूटर समझता है। समझ रहे हो? तो एक बार में एक ही बिट को ट्रांसफ़र करता है सीरियल पोर्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये सारे के सारे पोर्ट भी आपको याद रखना है। ये ईथरनेट पोर्ट है जो नेटवर्क कनेक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इससे मतलब कि आपको देखा होगा वो जो वायर लग जाती है ना, ईथरनेट की केबल लग जाती है, तो मतलब कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे पोर्ट हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, साथ साथ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है पैटर्न, किस तरह किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बार बार पूछे गए हैं। साथ साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि ज़्यादा डेप्थ में जो है एसएससी ने कुछ सवाल नहीं पूछे हैं, तो आपको जो है उतना ही सफिशिएंट पढ़ना है जितना आप एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। ठीक है, फालतू में पूरा सिलेबस खोल के बैठना की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम एक PYQ सीरीज PYQ पेपर लगाने वाले हैं, उसमें भी आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जाने को ज़रूर मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम और सिर्फ जो है PYQ डिस्कशन करते हैं। मैं कोई दावा नहीं करता कि यही क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि जितने भी पेपर्स मैंने सॉल्व लगाए हैं इस चैनल पे सारे के सारे PYQ बेस्ड हैं। खुद से मैंने कुछ भी खुद से बना के नहीं डाला है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।